हेलो फ्रेंड्स, एडीपीओ में आप एग्ज़ाम के लिए ये लीगल लेक्चर्स आईपीसी के बारे में अभी दिए जा रहे हैं। मेरे अपने लिए वीडियो चैनल के माध्यम से योगेश द्विवेदी लीगल लेक्चर के नाम से मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ और अपने इस यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो अभी पिछली बार भी आप और हमने जो पढ़ा था वो था हर्ट के बारे में था। आज आप और हम पढ़ेंगे कि जनरल एक्सेप्शन के टॉपिक्स हैं। इसमें जनरल एक्सेप्शन का मतलब क्या है? सामान्य अपवाद। जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत वो धाराएं का उल्लेख किया गया है, वो उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, यद्यपि उसमें अपराध होता है और दंडनीय अपराध होता है जो कि आईपीसी में स्पष्ट रूप से दंडनीय है, लेकिन उनकी परिस्थितियां और काम करने का आशय का अभाव या ज्ञान का अभाव या किसी को छोटे इंजरी पहुंचाकर कई लोगों की बड़ी इंजरी को रोकना इत्यादि बातें आती हैं, तो फिर उसको अपवाद स्वरूप माना गया है। अर्थात वो ऐसा किसी को उपहति करना या किसी के खिलाफ अपराध करना अपराध कब नहीं माना जाएगा, ये सारी बातों को आपको आईपीसी के एक्सेप्शन में सुनने को मिलेगा। इसके पहले आप और हमने सेक्शन 76 से लगाकर सेक्शन 80 तक के सेक्शन के बारे में चर्चा की थी। आज का सेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है। ये चारों पांचों सेक्शन जो आज आप हम पढ़ने वाले हैं, इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सेक्शन 81 पर आता हूँ। सेक्शन 81 कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड प्रिवेंट टू अदर हार्म। इसका शीर्षक ये कहता है ऐसा कार्य जिससे कि उपहति कारित होना संभाव्य है, यानी जो भी व्यक्ति जो कार्य करेगा उससे उपहति या चोट होगी, किसी को नुकसान होगा, हर्ट होगा वो, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य उपहानि के निवारण के लिए किया गया है। मतलब किसी को जानबूझकर एक आप हानि पहुंचाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य आपराधिक नहीं है आपको हानि पहुंचाने का, बल्कि उसका उद्देश्य ये है कि आपको छोटा सा नुकसान करके वो कई लोगों को बड़ा नुकसान रोक सके, ये उसका उद्देश्य है। इसलिए एक्ट में आगे लिखा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm। यानी ऐसा कोई भी मामला या ऐसा कोई भी किया गया कार्य अपराध नहीं है जो इस कारण से किया गया हो और उसमें उसका अपराध का इरादा ना हो। अब किस तरीके से किया गया? इफ़ इट इज़ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ। ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशन सेक्शन में दो बातें बताई हैं कि करने वाले का क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है होना चाहिए और वो काम गुड फेथ यानी सद्भावना में करेगा कि, और सद्भावना में आगे क्या करेगा? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी व्यक्ति जानते हुए कि वो जो कार्य कर रहा है उससे किसी को नुकसान होगा, लेकिन उसका कोई भी इरादा या उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन ऐसा नहीं है, फिर भी वो दूसरे को हानि पहुंचाता है। और उस हानि पहुंचाने के पीछे कारण क्या बताया है? इफ़ इट इज़ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। यानी किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की संपत्ति या संपत्तियों को नुकसान से बचाने के लिए वो गुड फेथ में कार्य करता है, तो ये कहा जाएगा कि वह नुकसान किसी को कर रहा है लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया, उसको सेक्शन 81 आईपीसी का बेनिफिट मिलेगा जो कि जनरल एक्सेप्शन माना जाएगा। इसमें आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस वेयर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच ए नेचर एंड आल्सो सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाइड or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। यानी कोई भी मामला जिस मामले में या किसी भी केस में जिसने उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई है और उसका इरादा कोई आपराधिक कार्य करने का नहीं था, बल्कि वह कार्य करके कई व्यक्तियों की संपत्ति और जान बचाना चाहता था, ये कैसे टेस्ट होगा? इसको टेस्ट करने का क्या मेजरमेंट होगा? यूँ तो कोई भी कर लेगा कि भाई मैंने तो कर दिया, मैं 4 मकान में आग लग गई थी, 3 जल गए थे और चौथा जल रहा था, तो फिर उसने चौथे को जाके पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया, तो ये तो अपराध है। लेकिन 4 मकान जले और आगे 40 मकान है,
और 4 मकान से आग आगे ना फैले, इसलिए उसने 5वां मकान डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे कंटिन्यूटी ऑफ फायर क्या हुई, ब्रेक हो गई। 4 मकान तक आग थी, 5वां उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, बुलडोजर चला दिया, पानी उसमें फेंकना शुरू कर दिया, या उस मकान के अंदर रखे हुए सामान को हटा दिया, लोगों को हटा दिया और उसको मकान को गिरा दिया। तो यहाँ पर मकान गिराने का उद्देश्य इसका गुड फेथ में है, और उसका उद्देश्य क्या है कि एक तो काम एंड गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी दूसरे व्यक्ति या उनकी संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वो एक कृत्य करता है। यहाँ पर आप देखेंगे वो जानता है कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा, लेकिन उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। अगर उसका क्रिमिनल इंटेंशन होगा कि साहब इससे मेरे 2 मकान तक तो आग लगी है, मैं 3 और 4 को छोड़ के 5वें मकान में रहने वाले से मेरा झगड़ा है, वो 5वां मकान गिरा देता है। तो ये सवाल उठेगा कि आपने 5वां मकान क्यों गिराया, आपको तो 3रा नंबर का मकान गिराना था, आग तो 2 मकान तक ही लगी थी। तो अगर 5वें वाले का जो आप मकान गिरा, ये उसका अगर इंटेंशन और इलविल है और उसके काम में गुड फेथ नहीं है, तो वह इस धारा का इस्तेमाल अपने बचाव में नहीं कर सकता। इसीलिए इस सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन में बताया है, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच केसेस, ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न होगा वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच ए नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाइड और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। यानी ये तथ्यों की कसौटी पर परिस्थितियों को, जिन घटनाक्रम में वो अपराध हुआ है उनको तथ्य न वास्तविकता मानकर ये देखा जाएगा, जिन परिस्थितियों पर ये लागू किया गया है उन परिस्थितियों का अवलोकन करके ये देखा जाएगा कि वाकई इसने जो काम किया है ये किसी को नुकसान पहुंचाया, उससे कई लोगों को या कुछ लोगों को हार्म या किसी एक को हार्म होने से बचाना था या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होने से बचाना था। ये इस सेक्शन का सबसे बड़ा महत्व है। इसके अलावा आप इसमें आईपीसी में 2 एग्जाम्पल दिए कि एक कप्तान अपना जहाज़ को जल में ले जा रहा है और अचानक उसके जहाज़ में आग लग जाती है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बदलना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो रास्ता बदलता है और जैसे ही अगर वो बड़े जहाज़ को मोड़ता है तो पास से एक नाव जा रही है और नाव में 20 आदमी बैठे हैं, और वो जैसे ही अगर वो जहाज़ मोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से वो 20 आदमी जो नाव में सवार हैं वो मारे जाएंगे। लेकिन जहाज़ के अंदर जो 50 पैसेंजर हैं या जहाज़ के इम्पोर्टेंस को देखते हुए वो अगर अपना जहाज़ मोड़ता है और वो नाव से टकराता है, बाजू वाली नाव से टकराती है और नाव में बैठे आदमी मर जाते हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि जहाज़ के कैप्टन ने जानबूझ के नाव डुबा दी या उसने ऐसा किया है। तो क्या उसके पास में और कोई अल्टरनेट रास्ता था और जानते हुए अल्टरनेट रास्ते का उसने प्रयोग नहीं किया तो वो अपराध का भागीदार माना जाएगा। लेकिन गुड फेथ में उसने जस्टिफाइड ये माना कि मुझे अब इसको पास से काटना पड़ेगा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, भले इसमें नाव के 1 या 2 नाव में बैठे आदमी डूब जाए, तो उसके द्वारा किया गया कृत्य हत्या जैसे अपराध में नहीं आएगा। इसके बाद में एक इसमें एग्जाम्पल और दिया है कि 10, जो मैं बता ही चुका हूँ वैसे, 10 मकान हैं और एक में आग लगी और 10 को आग ना लगे इसलिए वो दूसरा मकान को डिस्ट्रॉय करके हटा देता है वहाँ से और आग वहाँ रुक जाती है। तो ये कृत्य उसने क्या करा है, 10 आगे के 8 जो मकान हैं उसके में रहने वाले व्यक्तियों की जान और उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किया है। तो ऐसी कंडीशन में ये अपराध नहीं माना जाएगा, ये इस सेक्शन का कहना है। इसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 82 बहुत सिंपल है। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, एक 7 साल बच्चे के द्वारा आपराधिक कृत्य का करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। सेक्शन 82 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, यानी कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि 7 साल के तक के बच्चे से के द्वारा की जाए। 7 साल से एक भी दिन बड़ा होगा तो वो बारे में अपन व्याख्या करेंगे, उसकी अपन डिस्कस करेंगे और समझेंगे सेक्शन 83 में। लेकिन 82 में क्या लिखा है कि 7 साल तक के बच्चे के द्वारा कोई भी अपराध अगर किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए पिताजी के पास बंदूक है, साफ़ कर रहे हैं और उन्होंने उसमें कारतूस भरा कि भर के मैं बंदूक रख दूँ, और 7 साल का बच्चा उसको खिलौना समझ के आता है और उसका टिगर दबा देता है, गोली चलती है और सामने बैठे आदमी को लग जाती है। यहाँ परिस्थिति क्या है, बच्चा अपने पिता की बंदूक से खेलना चाहता था, थोड़ा चंचलता बताता है, तो ये कानून में ये माना गया है कि 7 साल के बच्चे को
अपराध क्या होता है ये मालूम नहीं है, उसे सिर्फ मस्ती करना और इत्यादि बातें, मस्ती करना, नटखट स्वभाव का होना, ये सारी बातों से प्रेरित होकर वो यदि कोई कार्य करता है और यदि वो आईपीसी के अंतर्गत उल्लेखित अपराध है तो ये नहीं माना जाएगा कि उस बच्चे ने कोई अपराध किया है। उस बच्चे को भी आईपीसी की धारा 83, 82 के प्रोविज़न को देखते हुए कोई अपराध नहीं बनेगा, यानी उसको भी जनरल एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा, साधारण अपवाद का लाभ उसको मिलेगा। इसके बाद में जो सेक्शन 83 है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसमें भी चाइल्ड के द्वारा अपराध होगा, एक बच्चे के द्वारा अपराध होगा, लेकिन इसमें मैच्योरिटी ऑफ माइंड को टेस्ट करने की बात कही गई है। ये सेक्शन कहता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबो 7 ईयर एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर एज स्टैंडिंग, मतलब 7 साल का तो हो गया और 12 साल से कम का है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई, जिसमें ये लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड अबो 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 12 हु हैज़ नॉट अटेंडेड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, मतलब जिस अवसर पर जब वो काम कर रहा है, अपने आचरण से कोई कार्य करता है एक बालक, वो उसके परिणाम को नहीं समझता कि मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। तो ये वो बालक उस कृत्य को समझता था या नहीं समझता था। सेक्शन 82 ने तो बोल दिया कि साहब कोई अपराध नहीं बनता 7 साल तक के बच्चे का, लेकिन सेक्शन 83 ये व्यवस्था प्रोवाइड करता है कि 7 साल से ज़्यादा का उम्र का और 12 साल का उम्र का बच्चा who has not attended sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion, यानी उस अवसर पर वह अपने द्वारा किए गए कार्य से यह निर्णय लेने में या निर्णय करने में असमर्थ था कि उसका परिणाम क्या होगा। इसके लिए उसका मैच्योरिटी ऑफ माइंड क्या थी, क्या वह समझता था या नहीं समझता था। मान लीजिए एक 8 साल या 7 साल 3 महीने का बालक यही घटना करता है कि उसके पिताजी बंदूक साफ कर रहे हैं, कारतूस भरते हैं और वो गोली चलाने के लिए हाथ पिताजी के पास आता है। पिताजी ना करते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से लपट जाता है अपनी चंचलता बताते हुए और उस पर टिगर दब जाता है, एक आदमी मर जाता है। अब यहाँ पर मैच्योरिटी ऑफ माइंड टेस्ट कैसे होगी? उस चाइल्ड से चाइल्ड बिहेवियर के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो उससे सवाल जवाब करेंगे कि बेटा तुमको मालूम है गोली चलना है, बंदूक में अगर गोली भर दी जाए और फिर उसको टिगर से दबा दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। अगर बच्चा बोलता है कि वो मर जाएगा तो तब तो उसके खिलाफ अपराध लागू होगा, क्योंकि वो ये जानता है। यहाँ पे उसकी मैच्योरिटी ऑफ माइंड क्या बोल रही है कि वो जानता है कि इसका परिणाम इस तरीके से टिगर दबा दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। लेकिन यदि वो ये जवाब देता है कि भैया मेरे को क्या मालूम, पापा जी भी गोली भर के चलाते रहते हैं और मेरा मन था बंदूक चलाने का तो पापा नहीं चलाने दे रहे थे तो मैंने हंसी में उसका टिगर दबा दिया, मुझे नहीं मालूम कि इस तरीके से चलाने में आदमी मर जाता है। तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि वो बच्चे का मानसिक विकास इतना नहीं हुआ है या उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है या वो इतना जज करने में सक्षम नहीं है कि इस तरीके के कृत्य से अपराध हो जाएगा और एक आदमी मर जाएगा। यह आदमी मर जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा? पुलिस आएगी, ये होगा, अंदर होगा, ये बातें वो अगर जज कर लेता है। इस धारा का उद्देश्य ये रहता है कि कहीं किसी 7 साल से बड़े बच्चे को किसी ने उकसा के कोई अपराध तो नहीं कराया है ना, एबेट करके कोई अपराध तो नहीं करा दे। एक 11 साल का बच्चा है, वो सब समझ रहा है गोली कैसे चलती, बंदूक कैसे चलती, उसको अंदर से सिखा दिया या उसके पिता ने सिखाया कि जब मैं बंदूक साफ़ करूँ और तू बंदूक साफ़ करने के मैं कारतूस भरूँ, तू चलाने की जिद करना, और जब मैं बंदूक मेरे सामने बैठे आदमी की तरफ करूँ तब तू टिगर दबाना ही मर जाएगा। और वो जानता है कि इससे पिताजी की नहीं पड़ती है, इसको पिताजी मारने का प्रोग्राम बना है और उसने कर दिया ऐसे ही। तो यहाँ पर उसको मैच्योरिटी ऑफ माइंड उसकी क्या है, मस्तिष्क की जो परिपक्वता है उससे साफ जाहिर होता है कि ये व्यक्ति हत्या बंदूक से गोली से चलने से होती है और इसके परिणाम स्वरूप एक आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, ये जानता है, इसलिए उसको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में आपको अगला और एक महत्वपूर्ण सेक्शन है कि एक्ट ऑफ ए पर्सन, ये सेक्शन 84 है जिसमें लिखा है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी विकृत चित्त यानी पागल व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या अपराध है इस या नहीं है, ये
इस बारे में सेक्शन बोलता है। या पागल व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको सामान्य अपवाद के अंतर्गत लाभ मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए। इसमें लिखा है कोई भी बात अपराध नहीं है, यानी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ आइदर रॉन्ग और टू कॉन्ट्ररी द लॉ। मतलब कोई भी बात ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो अपने मानसिक चित्त विकृति के कारण उस कार्य के परिणाम को नहीं समझता है कि वो क्या करने जा रहा है, या वो ये नहीं जानता कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है या वो जो कर रहा है वो कानून के विपरीत है। ये 4 कंडीशंस आपको उसमें ध्यान रखना है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि माना कि एक व्यक्ति वो थोड़ा सा विकृतित है, लेकिन कार्य करने की परिस्थिति को समझता है, लेकिन उस समय निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मतलब उसको मालूम है कि ये गोली चलेगी तो आदमी मर जाएगा, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा चलाऊं कि नहीं चलाऊं, मेरा दिमाग हिल रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है। यहाँ पर परफेक्ट होना चाहिए पागल, मतलब इन सेंस कि 100% पागल, वो जानता ही नहीं उस कार्य की प्रकृति क्या है। क्योंकि जागे आप इस सेक्शन को ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लीगली इंसैनिटी का मतलब भी पागलपन है। तो लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में काफ़ी फ़र्क होता है। लीगल इंसैनिटी का मतलब ये कि काम करते समय वो सिर्फ उसके परिणाम को समझने में असमर्थ है, या वो ये जानने में असमर्थ है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या कानून के विरुद्ध है, तब तो वो इसका लाभ ले सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, एक व्यक्ति जो कुछ समय के लिए पागल है और कुछ समय के लिए वो ठीक रहता है, और उसने पागलपन के स्थिति में गोली चलाई तो क्या होगा। तो गोली चलाते समय यदि उसको इस बात का, उसका दिमाग इस बात को जज नहीं कर सकता कि गोली चलाने से आदमी मर सकता है, तो उसको इसका लाभ मिलेगा। और यही वही पागल जिसको थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद दिमाग ठीक हो जाता है, गोली चला देता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि वो परिस्थितियों को समझ रहा था, क्योंकि फिट्स आते हैं पागलों को या विकृतित व्यक्तियों को, फिट्स आने की कंडीशन में गुनाह माफ़ है, फिट्स ना होने की स्थिति में उसको लगता है कि मैं कर दूंगा तो मर्डर हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। ये इस धारा का लाभ या इस सेक्शन का बेनिफिट एक्यूज्ड को जब भी मिलता है जब वह पूरी तरीके से ऐसी कंडीशन में हो। ये लिखा है कि इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, यानी अपने कार्य के परिणाम को जानने में पूरी तरीके से असमर्थ होना चाहिए, और दैट इज़ डूइंग व्हाट इज़ आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, यानी वो जो कर रहा है वो गलत है या कानून के विपरीत है। ये इस सेक्शन में। अगला सेक्शन आज उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण का है। इसमें शराबी या नशा की स्थिति में अपराध किए जाने की स्थिति को बताया है। सेक्शन 85 और 86 दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 85 में जो कमी रह गई है वो 86 में पूरी की गई है। सेक्शन 85 ये कहता है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। इसमें साफ लिखा है, टाइटल में ही लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मददता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। यानी टाइटल से ही कि उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने उसको नशा कराया, नशा करने के बाद वो व्यक्ति अपना बैलेंस ऑफ माइंड नहीं रख सकता, या जो भी वो कर रहा है उसका क्या परिणाम है उस समय वो नशे की हालत में वो जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका लाभ मिलेगा। इस सेक्शन में लिखा है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन incapable of knowing the nature of act or that he is doing is either wrong or contrary to law। ये इसमें लिखा है, पहले कंडीशन में ये दिया है कि नशे की हालत में कोई भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, जबकि नशे में होने के कारण वह ये जानने में असमर्थ है कि उसके कार्य का परिणाम क्या होगा, या वो गलत काम कर रहा है या कानून के विपरीत काम कर रहा है। ये तीनों बातों को वो नहीं समझ सकता तो अपराध नहीं है। लेकिन सिर्फ नशा किया और गोली मार दी, खूब तबीयत से आदमी ने शराब ली, भांग ली या फिर जो भी आजकल NDPS के सब्सटेंस लिए और गोली मार दी, तो ये नहीं माना जाएगा, तो इसका लाभ नहीं ले सकता। आगे ये लिखा है प्रोवाइडेड, कब मिलेगा लाभ, ये आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट ही थिंक्स दैट द थिंग्स विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज
एडमिनिस्ट्रेटर टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। यानी कोई भी व्यक्ति ने अपनी इच्छा के विरुद्ध नशा किया है या किसी ने उस पर दबाव बनाया है और दबाव बनाने के कारण ही उसने शराब पी है, नहीं कभी नहीं पीता था या कभी कभार पीता था तो या उसको ज़्यादा पिला दी, या उसको बोला कि आज तो तेरे को नहीं पिएगा, तेरे को मारेंगे और पिला दी। बोला आज खुशी का दिन है, 2 तेरे को तो पीना ही पड़ेगी। वो जाना चाहता, भग रहा, बोले साहब मैं 1 पेग या 2 पेग पी पाता हूँ, 5-7 पेग मेरे बस का नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती पिला दी। तो ऐसी कंडीशन में उसको लाभ मिलेगा। यानी उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने जो टॉक्सिकेशन लिया है तो वो मुझे मेरे ज्ञान के अभाव में या मुझे ज़बरदस्ती दिया गया है, ये उसको साबित करना पड़ेगा। सिर्फ पिए था ये कहने से काम नहीं चलेगा। पिया किस कंडीशन में था, स्वेच्छा पिया है, भुगतोगे। किसी ने ज़बरदस्ती दे दिया और धोखे से दे दिया, जैसे आप मंदिर गए, मंदिर के बाहर निकले, एक आदमी प्रसाद के बहाने आपको एक पेड़ा देता है जिसमें कि भांग या अफीम है, जिसको आप कभी नहीं खाते हैं, और आप प्रसाद का अपने के रूप में उसने दिया और आपने प्रसाद के रूप में खा लिया। आगे 2 किलोमीटर चल के आप बहक गए और आपने कोई क्राइम कर दिया, तो इसका लाभ उसको नहीं मिलेगा, इसका लाभ उसको मिलेगा। 85 की जो कमी, सेक्शन 85 में जो कमी बताई है उसको कैसा क्लियर किया है 86 में, ये बहुत शानदार है, इसको समझना है। क्योंकि 86 में जो आदमी नशे में होता है या नशे में आपराधिक कार्य करता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है बताइए। 86 कहता है एक ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज टॉक्सिकेटेड। यानी टाइटल में ही लिखा है कि ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जो मतत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, ये सेक्शन में लिखा है। मतलब जो व्यक्ति ये करता है उसको विशेष ज्ञान आशय इस बात का होना चाहिए जो इसके आगे अंदर लिखा है। इसमें लिखा है इन केसेस वेयर एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विथ ए पर्टिकुलर नॉलेज आर इंटेंडेड। ए पर्सन हु डज द एक्ट इन ए state of intoxication shall be liable to dealt with as if he had same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। मतलब कोई भी बात अपराध नहीं है जब तक कि किसी ज्ञान या आशय के बिना किया गया हो, और वो आदमी जो नशे में अपराध करता है ये माना जाएगा कि उसको इस बात का ज्ञान था कि मैं अगर गोली सामने वाले पे चलाऊंगा तो उसकी हत्या हो सकती है, यानी उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा ये आगे बताया गया है। इसमें उससे वही ज्ञान था, लिखा है कि वो इस प्रकार से हो हालत में कर इस प्रकार बरते जाने के दायित्वाधीन होगा मानो उससे वही ज्ञान था। मतलब इस सेक्शन में ये बात बताई है कि हालांकि कोई बात अपराध नहीं है जो आपने नशे में की, लेकिन ये माना जाएगा कि आपने जो अपराध किया है इसका परिणाम उत्तरदायित्व आप पर जाएगा। और किस प्रकार से जाएगा, जैसे कि आपने बिना नशे पत्ते किए पूरे होश हवास में वो अपराध किया था, यानी पूरे होश हवास में मन बना के इंटेंशन बना के हत्या की है, ये माना जाएगा। लेकिन कब नहीं माना जाएगा, यदि आप ये सिद्ध करते हैं आगे जो लिखा है, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मतत्ता हुई थी, मतलब उसे नशा चढ़ा था, उसे ज्ञान के बिना या उसके इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। कहने का मतलब सेक्शन 84(5) ये कहता है कि टॉक्सिकेटेड आदमी के द्वारा किया गया अपराध नहीं है, बशर्ते कि उसको धोखे से, दबाव में या डरा के ज़बरदस्ती पिलाई गई हो या जो भी नशा दिया गया हो। 86 इसको क्लियर करता है कि अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हैं तो आपसे ये कानूनी अपेक्षा करता है कि आपने जो भी नाटक किया है, चोरी की, चकारी की, बलात्कार किया, गोली चलाई, कोई भी IPC में उल्लिखित अपराध किया, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि आपने सब कुछ जानते बूझते वो अपराध किया है, और लेकिन आप पर ये दायित्व होगा कि यदि आप ये साबित कर दें कि आपको जो इंटॉक्सिकेशन दिया गया है वो आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध ये आपको धोखे से दिया गया है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। साबित करने की जिम्मेदारी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन पर 86 में क्लियर थोप दी गई है। ये इस तरीके के आज आप और हमने 81 से लगा के 86 तक के सेक्शन पढ़े हैं। मैं एक ऑनलाइन क्लास 9 बजे से 10:30 बजे की शुरू कर रहा हूँ 1 जुलाई से। ये सभी एडवोकेट्स बंधुओं के लिए है और जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है।
इस क्लास को जो अटेंड करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास पूरी तरीके से निःशुल्क है। इस क्लास को आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू, आज इतना ही। और आपको मेरे से संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9229914131। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।